यूं तो कोलकाता का इतिहास काफ़ी बड़ा और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के हावड़ा ब्रिज की बात की जाए तो बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया है कि जब यह बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का ही सहारा लिया गया है। नदी के भीतर पिलर का इसको सपोर्ट नहीं है। साथ ही पुल ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी करीब 8 दशकों से यह ब्रिज बिना किसी डैमेज के आज भी अपना जगह पर जैसे तस बना हुआ है। हर दिन ब्रिज के पर करीब 1 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज़्यादा लोग पैदल गुजरते हैं, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ब्रिज में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1943 के बीच जापान के कोलकाता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया। लेकिन जापान की बमबारी से यह ब्रिज बच निकला। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिज जापान की बॉम्बिनो खाने वाले लोगों ने बिगाड़ कर रखा दिया है। आज की कहानी वर्ल्ड फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन हावड़ा ब्रिज की है, जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसके करीब 150 साल पुराने इतिहास और इसके बनाने की दिलचस्प कहानी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कोलकाता में एंट्री के लिए ब्रिटिश काल के इस आइकॉनिक ब्रिज से गुजरना भी एक अनुभव है। यह ब्रिज इंडिया का सबसे बड़ी लीवर ब्रिज और सबसे व्यस्त ब्रिज में से एक ब्रिज है। जब यह ब्रिज हुआ तब यह देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ब्रिज जो है वो पूरी दुनिया से कोलकाता को जोड़ता है। 18th सेंचुरी में मिड तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे पर कर लिया था। अपने शासन को मजबूत करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के बड़े शहरों में कई डेवलपमेंट्स किए। बदलते वक्त के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का इजाद हुआ तो एक्सपोर्ट को और फास्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 के में बंगाल के हावड़ा में रेलवे का निर्माण किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोविंस और कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। यहाँ से ही लगभग सभी ट्रेन को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने बंगाल में रेलवे लाने के लिए 1803 में ही पटरियों को बिछाने का काम शुरू किया था और इसी साल के जून महीने में हावड़ा में रेलवे स्टेशन भी बना लिया था। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में ही रेल की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन लंदन से रेलवे के डिब्बे को लेकर आ रही शिप बीच में ही रास्ते में ही डूब गया और लोकोमोटिव इंजन गलती से भारत आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इसे बनाने में 1 साल की देरी हो गई और हावड़ा स्टेशन 1844 में बनकर तैयार हो सका। हावड़ा में रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद ही अंग्रेज़ों की ट्रेन को आसान बनाने की समस्या पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी थी, क्योंकि अब तक उनके लिए हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी बाधा बन रही थी। हावड़ा में अंग्रेज़ों ने अपनी कई फैक्ट्रीज लगा रखी थी। ऐसे में उन्हें नदी के रास्ते जहाज़ों के सामान को एक जहाज़ से दूसरी जहाज़ भेजने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बरसात के समय जब हुगली नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता था तो अंग्रेज़ों को अपना व्यापार कुछ दिनों के लिए मजबूरन बंद करना पड़ता था। अंग्रेज़ों को हावड़ा से कोलकाता अपना माल
लाने के लिए हुगली नदी में कई जहाज़ों को चलाना पड़ता था और उनके लिए काफ़ी कॉस्टली और समय की बर्बादी होती थी। वहीं हुगली रिवर में फ्लड आने की कई बार उनका रॉ मटेरियल भी खराब हो जाता था। कई बार हुगली क्रॉस करने के दौरान उनका जहाज बीच नदी में ही पलटा जाता था। हुगली नदी ब्रिटिशर्स के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनी हुई थी। हावड़ा और कोलकाता आने जाने भारी समस्या से जूझना पड़ता था। जब वे हावड़ा स्टेशन बना था तब से प्रॉब्लम और भी उभर कर सामने आने लगी थी। लोकल से लेकर विदेशी लोगों तक सभी को कोलकाता से हावड़ा पहुंचकर ट्रेन पकड़ने के लिए इस नदी को नाव जरिए पार करना पड़ता था। खराब मौसम में उनका यह सफ़र कभी बेहद मुश्किल तो कभी कभी रद्द भी हो जाता था। ब्रिटिशर्स इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का सोचा। इसी प्लानिंग के लिए 1855 में ब्रिटिश सरकार ने एक बार से जांगी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर्स जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने का काम सौंप दिया गया। उन्हें जल्द से जल्द इसके डिटेल स्टडी कर रिपोर्ट देने को कहा गया। टर्नबुल इसके पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम कर चुके थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते ही वो इसकी प्लानिंग में लग गए। कई महीनों के रिसर्च के बाद 19 मार्च 1828 साल तक ब्रिज का काम यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद 1874 ट्रस्ट की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार ने 1874 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करके ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया। वो वहाँ एक पंटन ब्रिज बनाने का प्लान लेकर आए। इस प्लान के मुताबिक इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाना था कि ज़रूरत पड़ने पर इस ब्रिज को खोलकर दो हिस्सों में अलग किया जा सके, ताकि नदी से गुजरने वाले बड़े जहाज इसके टकराए बिना आसानी से गुजर सके। पुल ब्रिज का प्लान सरकार को बहुत पसंद आया और तुरंत इसे पास कर दिया गया। दरअसल टून ब्रिज पानी में तैरते पीपों के ऊपर बना एक ब्रिज होता था, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी इमरजेंसी के वक्त किया जाता था, क्योंकि हुगली नदी काफ़ी टाइटल और जब भी यहाँ ज्वार भाटा आता है तो इसका पानी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस ब्रिज का यह फ़ायदा है कि नदी का जल स्तर जब भी ऊपर नीचे होता है तो यह पंटन ब्रिज उसके साथ ही खुद को भी ऊपर नीचे होता रहता है। आदेशानुसार पंटन ब्रिज पर काम शुरू किया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए ब्रिज के पार्ट्स ब्रिटेन से बनवा कर आते, जिन्हें कलक में ही असेंबल किया जाता। इसे बनाने के दौरान 20 मार्च 1974 को कोलकाता में भयंकर साइक्लोनिक स्ट्रोम आने के कारण इस ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके कुछ समय बाद ही एरिया स्टीमर इस ब्रिज से टकराया गया, जिस कारण इसके 3 पंटन पानी में डूब गए और इस ब्रिज के करीब 200 फीट हिस्सा डैमेज हो गया। ऐसे तमाम चुनौतियों को पार कर 1874 में आखिरकार यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 3 साल का वक्त लगा और करीब 22 लाख का खर्चा आया। यह पन टू ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। इस पर आम लोगों के चलने के लिए 7 फीट का रास्ता था, जिसे 17 अक्टूबर 1874 को सभी के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। इसके बाद हुगली से जब भी कोई बड़ा जहाज गुजरता तब वह ब्रिज बीच से खोल दिया जाता था। इस तरह काम चलने लगा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे टेम्पररी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इसके बनाने के बाद हावड़ा और कोलकाता के बीच ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो गया था।
इस ब्रिज को इस्तेमाल लाखों लोगों के द्वारा किया जाने लगा। लगातार अपनी कैपेसिटी से हुई गुना अधिक भार झेलने के कारण धीरे धीरे यह ब्रिज कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे कई सालों तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। गाड़ियों और लोगों के लिए हुगली नदी पार करने के लिए पट्टन ब्रिज तो रास्ता दे चुका था, लेकिन अब भी कोलकाता की कनेक्टिविटी रेलवे से नहीं हो पाई थी। ब्रिटिश गवर्नर्स कोलकाता को दूसरे साइट्स के शहरों से रेलवे द्वारा कनेक्ट करना चाहता थी। रेलवे ब्रिज के डिज़ाइन और उसकी प्लानिंग का काम भी पंट ब्रिज से बनाने वाले चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया गया था। लेस्ली ने इस काम में अलेक्जेंडर मेंडेज रेंडल का साथ लिया और दोनों ने मिलकर डिज़ाइन तैयार करके इस ब्रिज का चीफ इंजीनियर आर्थर जॉन बेरी को सौंप दिया। 1828 में यह बनकर तैयार हो गया। इस साल महारानी विक्टोरिया के शासन में 25 साल पूरे हो गए थे और ब्रिटिश ऑफिसर ने इसे गोल्डन जुबली ईयर के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते थे। इस वजह से इसका नाम जुबली ब्रिज रख दिया गया। रेलवे ब्रिज बन जाने के बाद भी पट्टन ब्रिज का लोड कम नहीं हो रहा था और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत तक इस ब्रिज पर बैलगाड़ियों का लंबा जाम लगने लगा था। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ कलंक इकोनॉमिक सेंटर भी बना हुआ था। इस वजह से यहाँ के लोग भी भीड़ बढ़ चुकी थी। इस बढ़ती भीड़ से पट्टन ब्रिज बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रहा था। सामान से लदी कई बैलगाड़ियाँ रोज इस ब्रिज पर घंटों खड़ी रहती थी। इतना भार उठा पाना इस ब्रिज के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। 1905 में एलए एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नर्स ने इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाया, जिसमें ब्रिज के बेहद खराब स्थिति का पता चला। ब्रिज की ऐसी कंडीशन को देखते हुए जल्द ही एक नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के पर सरकार को ध्यान देने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर्स ने तुरंत हरकत में आ गई और नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए उनकी प्लानिंग और डिज़ाइन तैयार करने को जुट गई। अगले ही साल 1906 में पोर्ट कमीशन ने ईस्ट इंडियन रेलवे की चीफ इंजीनियर आर.एस. व्हाइट और कोलकाता के कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर डब्ल्यू.बी. मेकन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उन्हें हुगली नदी पर एक नए ब्रिज के प्लान्स को रिव्यू कर उन पर डिटेल रिपोर्ट देने के कहा गया। दोनों में कुछ महीनों में इस पर रिपोर्ट तैयार किए गए। ब्रिटिश गवर्नर्स को सौंप दी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 तरीकों से ब्रिज बनाने का सुझाव पोर्ट कमीशन को भेज दिया, जिसमें टनल ब्रिज के लेकर फ्लोटिंग ब्रिज का सुझाव भी शामिल था। सभी 6 सुझावों पर गहन विचार किया गया। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और ट्रैफिक पोटेंशियल को देखते हुए यह फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पोर्ट कमीशन ने इसे फ्लोटिंग ब्रिज की डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 23 कंपनियों का शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कंपनीज को ब्रिज का डिज़ाइन बनवाकर कमेटी को सौंपना था और सबसे बेस्ट डिज़ाइन बनाने वाली कंपनी 3000 पाउंड का इनाम मिलना था। इस सभी कंपनीज ने अपनी डिज़ाइन को सबमिट किया, जिसमें कमेटी के एक जर्मन कंपनी की डिज़ाइन पसंद आई, लेकिन उसे भी लोकेशन के हिसाब से अप टू मार्क मानते हुए ड्रॉप कर दिया गया। नए ब्रिज पर प्लानिंग चल रही थी कि बंगाल उस समय एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल पार्टीशन के फैसले के बाद हो रहा आंदोलन के कारण नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। कई सालों तक ब्रिज का काम नहीं इसी तरह अटका रहा और साल 1911 आ गया। इसका साल अंग्रेज़ों ने कोलकाता की जगह दिल्ली के भारत के राजधानी बनाने का निर्णय लिया। राजधानी चेंज होने के कारण एक बार फिर पुल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका।
पुल के काम में अड़ंगा डालने की रही सही कसर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरा कर दिया, जिसके चलते 1914 से लेकर 1918 तक ब्रिटिश गवर्नर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उलझी रही, जिस कारण अंग्रेज़ों का ध्यान उस ओर नहीं जा सका। इस दौरान 1917 में पुराने ब्रिज की मरम्मत करके काम चला लिया गया, लेकिन पुल कंडीशन ऐसा नहीं था ज़्यादा वक्त उसे इस्तेमाल किया नहीं जा सकता था, इसलिए नए ब्रिज का निर्माण 1921 में बंगाल के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्किटेक्ट R.N. मुखर्जी के नेतृत्व में मुखर्जी कमेटी बनाई गई। मुखर्जी उस समय मार्टिन कंपनी लिमिटेड नाम की इस कंपनी चलाते थे, जिसके द्वारा इससे पहले कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल और बेलूर मठ का निर्माण किया जा चुका था। अंग्रेज़ों को R. मुखर्जी के काम पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इस पर खरा उतरते हुए 1 साल के भीतर 1922 में हावड़ा ब्रिज का कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया था। 1926 में आते आते इसमें काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई दी और इस दौरान सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास कर दिया था। बाद में कंसल्टेंट फॉर्म रेंटल प्लम्बर एंड ट्राइटन को भी एक अल्टरनेटिव आइडिया पर काम करने को कहा गया। इस फर्म ने 1929 में पोर्ट रस को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कैंटिलीवर और फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का एक अल्टरनेटिव आइडिया सुझाव। इसके बाद 1930 में गुड कमेटी बनाई गई और उन्हीं इस ब्रिज बनाने का काम सौंप गया। 1930 में ही गुड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पोर्ट कमीशन को सौंप दी, जिसमें उन्होंने रेडल पामो एंड ट्राइटन के प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ने और सस्पेंशन टाइप बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का कहा। इसके बाद इस फर्म ने नए ब्रिज की डिज़ाइन तैयार कर कमेटी को सौंप दी। इस कमेटी ने नए ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर निकाले। टेंडर में सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन जब तक बात आगे बढ़ती गई तो तक 1935 आ गया था। इस समय जर्मनी और ब्रिटेन के बीच के रिश्ते बहुत खराब होने लगे थे, जिस कारण इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। टेंडर में लगाई गई बोली के आधार पर इसे बनाने का काम एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया गया। 1935 में ही सरकार ने इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट को अमेंड किया, जिसके बाद 1936 में क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड ने न्यू हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। साथ ही पोर्ट कमीशन ने इसके फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के काम के लिए हावड़ा ब्रिज का फर्म ब्रेथवेट बर्न एंड जेस अप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को शामिल कर लिया। इसके बाद हुगली नदी में उपस्थित भारी मात्रा में गाद का निकला जाने लगा। एक रात जब नदी के तट से गाद निकला जा रहा था, तभी एक विशालकाय टावर गिरती से छूट गया और जिसकी यह अपने वजन के कारण करीब 2 फीट जमीन के अंदर तक घुस गया। इसी वजह से समय इतना जोरदार धमाका हुआ कि खिदरपुर में लगाए गए सिस्मोग्राफ से इसे भूकंप के झटके के रूप में रिकॉर्ड किया। इस धमाके के पास का ही एक मंदिर भी गिर गया। आसपास के लोग डर के सहम गए। दौरान गाद की सफाई का क्रम यहाँ 18th सेंचुरी के तोपे में और कई तरह के सिक्के भी मिल चुके हैं। कुल मिलाकर ब्रिज के फाउंडेशन को तैयार करने में 2 साल का वक्त लगा और ब्रिज को बाकी हिस्से का कंस्ट्रक्शन 1940 से शुरू हुआ। ब्रिज को बनाने में कुल 26,500 का टन स्टील इस्तेमाल हुआ था। जिस तरह पंट ब्रिज के लिए सामान ब्रिटेन से आता था, उसी तरह इस ब्रिज को लगाने वाले स्टील को लेकर कई ज़रूरी चीज़ें का एक्सपोर्ट ब्रिटेन से ही
होने लगा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे होने के कारण ब्रिटेन केवल 3,000 टन स्टील ही सप्लाई कर पाया। ऐसे में ब्रिज का काम जारी रखते हुए करीब 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील के की थी। 4 साल तक लगातार दिन रात काम करने के बाद आधिकारिक 1942 में इस ब्रिज को बनाकर तैयार हुआ। बस इसे बनाने में तब करोड़ों का खर्च आया था। उस समय यह ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस ब्रिज की लंबाई 2313 फीट और करीब 269 फीट और पुल की सेंट्रल डेक यानी इसके ऊपर की सड़क चौड़ाई 71 फीट। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ लोगों को चलने के लिए 15-15 फीट से 2 फुटपाथ बनाए गए हैं और इसका सेंट्रल स्पैन 1500 फीट के करीब है। ब्रिज के डेक को मेन ट्रस्ट से 39 पेयर्स के हैंगर्स के सहारे लटकाया गया है। ब्रिज को जो सबसे ज़्यादा खास बनाता है तो वो है इसकी कारीगरी। इसमें स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरे ब्रिज को केवल धातु बनी कीलों के वेल्डिंग के सहारे जोड़ा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरा का पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारे पर केवल 280 फीट ऊंचे 2 पिलर्स के सहारे ही खड़ा है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट के आसपास है। दोनों ही पिलर्स के अलावा ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए बीच में ही कुछ भी नहीं है लगाया गया है। फिर भी बनाने के बाद आज तक यह ब्रिज जस के तस बना हुआ है। अपनी इसी खास बनावट के कारण ब्रिज लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इस बात को हैरान करते हैं कि इतना विशालकाय ब्रिज इतने मिनिमम सपोर्ट पर इतने सालों से कैसे टिका हुआ है। दरअसल ब्रिज का निर्माण के वक्त ही सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि इस ब्रिज को बनाने के लिए नदी में कम से कम पिलर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि नदी के गुजरते बड़े जहाज पिलर से टकरा न जाए। उस समय हुगली नदी के सहारे अंग्रेज़ों का सारा माल सप्लाई किया जाता था और ज़्यादा पिलर्स के इस्तेमाल से शिप का इन पिलर के टकराने का डर था। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी जोड़ता है, इसलिए बाद में इसे गेटवे टू कोलकाता के नाम से भी जाना जाने लगा। यह ब्रिज न केवल सरकार के लिए एक बहुत कामयाबी था बल्कि कोलकाता और हावड़ा के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपस्थिति था। लेकिन उस वक्त इस शानदार ब्रिज को बनाने के किसी इनॉग्रेशन की ही चालू कर दिया गया था कि दरअसल उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को डर था कि जापानीज एयरफोर्स कहीं कलंक पर अटैक न कर दे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नर ने चुपचाप बिना किसी इनॉग्रेशन के ही ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया था। 20 दिसंबर 1942 में रात ब्रिटिश गवर्नर ने का ये शक यकीन में बदला। अचानक ही शहर के ऊपर जापानी लड़ाकू विमान मंडराने लगे और देखते ही देखते जापानीज एयरफोर्स के विमानों ने इस ब्रिज के आसपास बमबारी शुरू कर दी। इस बमिंग में इसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ। दरअसल उस समय चाइना और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका चाइना को सपोर्ट करते हुए युद्ध का सामान सप्लाई करते रहे थे ताकि एशिया में सुपर पावर के रूप में उभरते जापान को काउंटर कर सके। चाइना को वेपन सप्लाई के लिए उस समय एक ही रास्ता था, वो भारत से होकर जाता था। जापान की नज़र अमेरिका और ब्रिटेन के इसी सप्लाई के चेन को तोड़ने पर थी। उसका समय हावड़ा ब्रिज ठीक बगल में ही था। एक फेमस पोर्ट हुआ करता था। जापानीज एयरफोर्स हावड़ा ब्रिज के साथ साथ इस पोर्ट को भी तबाह करना चाहती थी, लेकिन जापानीज एयरफोर्स ने काउंटर अटैक कर हमला रात के वक्त कर दिया। रात के अंधेरे में जापानीज एयरफोर्स का निशाना चूक गया पर हावड़ा ब्रिज की जगह एक होटल पर जा गिरा, जिसके आसपास का क्षेत्र तो काफ़ी हानि हुई, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के करीब 2 साल बाद 1947
1947 में भारत अंग्रेज़ों का आज़ाद हो गया। हावड़ा ब्रिज मालिकाना हक भारत के पास आ गया। आज़ादी के बाद इस ब्रिज का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया था। उस समय कोलकाता और हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए एकमात्र ब्रिज हुआ करता था। 1993 से पहले इस ब्रिज पर ट्रैम भी चला करती थी, लेकिन अन्य गाड़ियों के पड़ने वाले बेतहाशा लोड के कारण 1993 में इसके बंद कर दिया। अपने यूनिक स्ट्रक्चर और इम्पोर्ट्स के चलते ब्रिज इतना पॉपुलर हो गया कि देश और विदेशों के लिए कई फिल्म डायरेक्टर ने इस ब्रिज को अपनी फिल्मों में दिखाया। 1965 में इस हावड़ा ब्रिज का नाम महान पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के ऑनर में भी उनका नाम पर रविंद्र सेतु कर दिया गया था, लेकिन आज भी लोग इसे जुबान से इसका पुराना नाम ही नहीं उतर पाया है और लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। 1970 के दशक तक बंगाल की बढ़ती आबादी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आई तेज़ी के बाद इस ब्रिज पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद हुगली नदी पर ऊपर एक नीचे ब्रिज की ज़रूरत महसूस होने लगी। 20 मई 1972 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हुगली नदी पर एक और ब्रिज फाउंडेशन रखी। हालांकि 1979 में जाकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और यह ब्रिज 1992 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसका ब्रिज का नाम बंगाल के ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर विद्यासागर सेतु रखा गया, जिसे सेकंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भले ही विद्यासागर सेतु बन जाने के हावड़ा ब्रिज पर पड़ने वाला लोड कम हो गया, लेकिन लगातार कई दशकों से इस्तेमाल के बाद भी हावड़ा ब्रिज जैसे डैमेज होने लगा है। इसके पिलर्स अब बॉडी पर जगह जगह जंग लग चुकी है। लंबे समय तक इस इस्तेमाल में रखने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके मेंटेनेंस पर खासा ध्यान दे रही है। हावड़ा ब्रिज का रख रखाव और सिक्योरिटी का जामा कोलकाता पोर ट्रस्ट के हाथों में है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद इस ब्रिज का नुकसान पहुंचाने की को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा ही उदाहरण साल 2005 में देखने को मिला। 24 जून 2005 को एक कार्गो शिप MV मनी हुगली नदी से गुजरने के दौरान डा ब्रिज का टकरा गई। इस टकराव से ब्रिज में 40 क्रॉस ग्रेटर्स टूट गए और इसी 2 ट्रॉली गाइड भी टेढ़े हो गए थे। इसके बाद रिपेयर करवाने में करीब 8 टन स्टील की ज़रूरत पड़ी। कोलकाता पोर्ट ट्रांस को इस पर 50 लाख खर्च करने पड़े थे। रिपेयर के बाद ब्रिज का यह हिस्सा तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ यह इस ब्रिज को धीरे धीरे खोखला करती रही थी। ब्रिज के पायों समेत कई हिस्सों बुरी तरह से जंग लगने लगी थी, जो लगातार बढ़ते ही चले जा रही है। कोलकाता पोर्ट ट्रांस ने जब यह जंग लगाने के कारणों को उसके नुकसान का पता करने के लिए 2011 में ब्रिज के इंस्पेक्शन किया तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पता चला कि इसके खंभों में जंग लगने का कारण इसकी मोटाई लगभग आधी हो चुकी है और पुल में लगे हैरांग और मोटाई 6 मिमी से घटकर केवल 3 मिमी ही रह गई है। बड़े नुकसान के पीछे पान मसाले गुटखा की पीके सबसे बड़े कारण थी। पान के गुटखा खाने वाले लोग ब्रिज से गुजरते हुए थूकते हुए निकल जाते थे, जिस कारण पान में पाए गए जाने वाले केमिकल स्टील के साथ रिएक्शन होते हैं और ब्रिज के जंग लग जाती है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब डायरेक्टर चंद्रनाथ भट्टाचार्य का कहना है कि थूक के साथ मिलकर पान और चूना के मौजूद चीज़ें स्टील पर एसिड के जैसे असर करती है, इसे काफ़ी तेज़ी से साथ कमज़ोर कर देती है। पोर्ट्स के इस जंग से बचने के लिए पिलर्स के किनारे पर फाइबर ग्लास लगाना पड़ा। पान और गुटखे के अलावा एटमॉस्फेरिक कंडीशन और बायोलॉजिकल वेस्ट ने भी इस ब्रिज का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस ब्रिज में सालों से लाखों पक्षी अपना घर बनाकर रहते आए हैं और इस दौरान
वे रोज़ इस ब्रिज को जॉइंट और बॉडी पर एक्सक्रीट करते हैं, जिससे धीरे धीरे इसके एक्सक्रीट में पाए जाने वाले केमिकल से ब्रिज कमज़ोर होता जा रहा है। पक्षियों के एक्सक्रीट से होने वाले डैमेज से बचने के लिए कोलकाता ने पोर्ट्स इस ब्रिज को रेगुलर बेसिस पर साफ करवाते हैं। इसके अलावा समय समय पर इस पुल का पेंट और प्राइमर का काम किया जाता है ताकि इस ब्रिज ज़्यादा लंबे समय तक बना रहे। इसे कोलकाता का पहचान बना हुआ यह हावड़ा ब्रिज आज 80 से ज़्यादा सालों के बाद भी लोगों के काम आ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो यह ब्रिज कई दशकों तक यूं ही कोलकाता और हावड़ा की शान बना रहेगा।